हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो मॉर्निंग की क्लास है उसमें हमने साइंस पढ़नी शुरू कर रखी है ना। कम समय में बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सुबह 10 बजे वाली क्लास में मैं बात कर रही हूँ जीके और जीएस का पोर्शन। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे हरियाणा का है या फिर कोई सेंटर गवर्नमेंट का एग्जाम है या कोई टीचिंग एग्जाम है, जहां पे जीके जीएस का पोर्शन आएगा वो आपके 30 नंबर का आता है। सभी बच्चों को मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है। अपने ग्रुप डी में 30 नंबर है। तो चलो आज फिर से हम ग्रुप डी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले पेपर में पूछे गए हैं और कुछ चांसेस हैं आगे भी पूछने के, इसीलिए डेली हम सुबह 10 बजे वाली क्लास में कर रहे हैं जीके जीएस का पोर्शन, और शाम वाली क्लास में जो 7 बजे शाम को डेली क्लास हो रही है उसमें हरियाणा जीके साइंस, हरियाणा जीके हिंदी, करंट अफेयर्स, इस तरीके से वो भी अपनी क्लास रेगुलर चल रही है। अपनी डेली 2 क्लास आ रही है, सभी बच्चे लेते रहना। आ जाओ डियर स्टूडेंट्स। और देखो, बायलिंगुअल इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों के प्रॉब्लम आ जाती है। बायलिंगुअल इसलिए क्योंकि कई बच्चों को इंग्लिश में समझ आता है, कभी कहीं को हिंदी में। आ जाओ भाई, क्वेश्चन अपना पहला, पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? आपको याद रखना है, ये जो पार्सेक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है ना उनको मेजर करने का काम करता है। क्या? पार्सेक। पार्सेक एक यूनिट है, लेकिन किसको मेजर करता है? याद रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने का ये काम कर रहा है। तो याद रखना है पारसेक। सेक यहां सेकंड को रिलेट करके टाइम पे मत कर देना, ये यूनिट है डिस्टेंस की। किसकी है? डिस्टेंस की। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एम्पियर है, मेजरमेंट इज यूज्ड इन एम्पियर, माप किसके लिए इस्तेमाल होता है? याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी। कुल मिला के सीधी सी बात यह है, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किसमें? तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिसिटी को जो मेजर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर में करते हैं। किसमें करते हैं? एम्पियर में। और प्रेशर की यूनिट हमने पिछले उसमें पढ़ ली थी, पास्कल थी, याद होगा, है ना। और पार्सेक किसको, पार्सेक किसकी यूनिट है? किसको मेजर करने के लिए? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को। और इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है डियर स्टूडेंट, वो है एम्पियर। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। और हाँ, आज जो शाम को 7 बजे क्लास है भाई, हम उसमें लोक नृत्य एवं वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे अपने हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा के लोक नृत्य और वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आता है। आज वो हम शाम की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन ये है, वो डिस्कवर्ड द लाइटनिंग कंडक्टर। तो याद रखना है, लाइटनिंग कंडक्टर की जो डिस्कवर किया गया था वो बेंजामिन फ्रैंकोलिन के द्वारा, या बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना, तड़ित चालक की जो खोज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ये वाली बात आप याद रखना। चलो नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन है अपना, मृग तृष्णा बनाने का कारण। ध्यान से सुनना, मृग आपको याद रहे ना रहे, लूमिंग इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रेविंग। याद रखना है, बहुत सारी चीजें आपको बताई हुई है मैंने। जो कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, है ना। ये मृग तृष्णा जो होते हैं, ये इंद्रधनुष का बनना, या फिर बहुत सारे टोटल इंटरनल, जो ये डायमंड में भी हम देखते हैं, तो ये सारे रीजन क्या होते हैं? ये होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। एक बार फिर से देखो, आगे बढ़ने से पहले, पार्सेक किसकी यूनिट है? याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट? एम्पियर है। और हमने क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर को डिस्कवर किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और फिर हमने पढ़ा है, लूमिंग इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्रोइंग। तो जब हम ये बात पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है, क्रेविंग का लिए क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेडार यूज फॉर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे रेडार की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कर देंगे जब भी आप क्लास देखोगे। सारे बच्चे रेडार की फुल फॉर्म बताओगे। और एक होती है रेडार, एक होती है सोनार, साउंड एंड नेविगेशन। ये भी बताओगे, सोनार और रेडार, रेडिएशन जो है। रेडार और सोनार दोनों की सभी बच्चे फुल फॉर्म सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ये आपका काम है, डेली मैं आपको एक काम दे रही हूं, सभी को करना है सोनार की फुल फॉर्म
और रेडार की फुल फॉर्म दोनों की कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, जब भी क्लास देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो देखो रेडार का उपयोग किस लिए होता है भाई? सीधी सी बात यह है, जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने के मार्ग निर्देश के लिए कई बार जब ये जो जहाज वगैरह पानी के नीचे नीचे चल रही हैं या बाय एयर जब चीजें चल रही होती हैं, उनकी लोकेशन को पता करने के लिए रडार का यूज किया जाता है। वही लिखा है, फॉर लोकेटिंग प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन शिप एंड एयरक्राफ्ट। शिप और एयरक्राफ्ट कहाँ है, कहां तक डिस्टेंस कवर कर लिया, ये मिल नहीं रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, इन सभी चीजों को जो पता करने का काम करता है वो करता है डियर स्टूडेंट रडार। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सारे बच्चे रडार की फुल फॉर्म लिखोगे। और सोनार की बता दूं क्या मैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये वाली बात आपको याद रखना है। रेंजिंग ही रडार में आता है, क्योंकि रेंजिंग ही बता रहा है कि ये वाली चीज किस रेंज के अंतर्गत है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? आपने देखा होगा मैग्नेट कंपास के बारे में, वो ऐसे ऐसे जैसे अपनी घड़ी की सुई होती है, इस तरीके से ही ये भी मूव कर रही होती है। तो वही बात है, विच वे डज द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास पॉइंट, जो ये मैग्नेटिक कंपास पॉइंट होता है ये क्या इंगित कर रहा होता है? तो मैग्नेटिक कंपास जो है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के बारे में ही बता रहा होता है। वही बात लिखी है, चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण, जो निडल कंपास है, ये मैग्नेट वाली कंपास जो है ये उत्तर और दक्षिण कुल मिला के डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, हमने पिछली क्लास में मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ा था, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1903 में और 1911 में, एक बार फिजिक्स के फील्ड में, एक बार केमिस्ट्री के में। एक और है सीवी रमन, आपको याद रखना है। और इन्हीं के नाम पे हम विज्ञान का दिवस मनाते हैं ना, 4 फरवरी, तो वो भी आपको याद रखना है। आ जाओ, अब 4 फरवरी है या 28 फरवरी है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो, सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन ये है, तो याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए सीवी रमन को प्राइज दिया गया था। नोबेल मिला था, प्राइज नहीं, नोबेल आपको याद रखना है। एक और बात, इनको यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना लिखा मिले तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है फिजिक्स में। किसमें मिला था? फिजिक्स में। और याद रखना है हम साइंस डे कब मनाते हैं? 28 फेब को। कब है? 28 फेब को, ठीक है। आ जाओ, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है कुल मिला के। साउंड जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है? सीधी सी बात है, किस में होती है? सभी बच्चे जानते हैं, इस्पात में। हम बात करें लोहे में, किसमें होती है भाई? लोहे में। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इस्पात में तो सभी वैसे इसको तो जानते ही हैं सारे बच्चे, तो याद रखोगे? चलो मैं बिल्कुल भाई। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट, इसमें हो जाएगी इन स्टील में ही वेलोसिटी। अरे वैसे भी कोई लोहे की चीज है, उसमें साउंड, उसको नीचे गिरा दो बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो सीधी सी बात है उसी में ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखोगे, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था, फिजिक्स में मिला था, भौतिकी में, और साइंस डे हम मनाते हैं 28 फेब को। सारी बातें इनसे रिलेटेड याद रखना, मैडम क्यूरी से रिलेटेड आपको मैंने बता दिया था। आ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। आपको मैंने बहुत बार ये भी बताया है, जब हम चल रहे होते हैं, जैसे हम अर्थ पे प्रेशर देते हैं, वैसे ही अर्थ भी आपको वापिस उसी फोर्स के साथ प्रेशर दे रही होती है, धक्का मार रही होती है। बताया था, वो ग्रेविटी का कारण आपको मैंने बताया था। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई गोली दागी जा रही है एकदम पीछे आती है, उसका कारण होता है न्यूटन का 3rd लॉ। सभी बच्चों को न्यूटन के तीनों लॉ याद होने चाहिए, 1st लॉ, 2nd लॉ, 3rd लॉ। पेपर में आ जाता है F = टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये यूनिट कौन से लॉ में है? तो 2nd लॉ में है। याद रखना है, कोई चीज रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहती है, कोई चीज मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहती है। जब कोई चीज जो अगर कोई मुड़ रही है, डिस्टेंस पे है, तो वो वैसे ही उसी में चलते रहना चाहती है। तो वो कारण क्या है? न्यूटन 1st लॉ है। और आ जाओ, न्यूटन 3rd लॉ एक बार फिर से सुन लो, because for every action there is an equal
एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। और ये न्यूटन थर्ड लॉ की कई बार डेफिनेशन, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में लिख के भी ये वाली लाइन लिख के पूछ लेते हैं कौन सा लॉ है, तो भी आपको याद रखना है। तो देखो, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है, वह पीछे की ओर जो धक्का देती है ना, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन इट पुशेस बैकवर्ड, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता क्या है, ये बात आपको याद रखनी है। बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप जैसा एक्शन कर रहे हो वैसा ही वो भी अपोजिट रिएक्शन कर रहा है। सीधी सी बात ये है। जब ये दीवार है, आप इस दीवार पे पीछे अगर दीवार पे हम धक्का लगाते हैं, वो अलग बात है कि वो ज्यादा पुश कर हम उसको हिला नहीं पाते क्योंकि वहां पे ज्यादा फोर्स है, हम उतना फोर्स नहीं लगा पाते। लेकिन जब हम दीवार के धक्का लगाते हैं तो वापिस में हमें दीवार धक्का लगा रही होती है, नहीं धक्का लगाएगी तो हम, लेकिन उसमें क्या है, ज्यादा फोर्स हो गया ना। तो चलो नेक्स्ट देखो, बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है। बैरोमीटर हमेशा याद रखना है मेजर करता है कैसा, क्या। तो बैरोमीटर का एक इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था कि पूछा जाता है कि एकदम से आंधी तूफान आना किस चीज को प्रदर्शित करता है, एकदम से बारिश का मौसम होना, या फिर क्या फिर बैरोमीटर में डिफरेंस है, कैसे पता लगेगा कि अब बारिश आने वाली है, आज मौसम शांत रहेगा या फिर आंधी तूफान आएंगे, वो ये बैरोमीटर ही बताता है। और बैरोमीटर में जो पारा होता है ना, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, यही बता रहा होता है। तो देखो, What does the sudden fall in mercury level in a barometer, अचानक से बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना, एकदम से गिरना आपको बता रहा है। ये इंडिकेट करता है कि आज क्या होगा, स्टॉर्म, आंधी और तूफान आएंगे। क्या आएंगे, आंधी और तूफान आएंगे, ये वाली बात आपको याद रखनी है। और ये सारी चीजें, ये जो बैरोमीटर में मरकरी जो होती है ना, उसी का लेवल बता रही होती है कि आज मौसम शांत होगा, आज आंधी तूफान आएंगे या फिर आज बारिश आएगी। ये सब चीजें बैरोमीटर में जो मरकरी का लेवल है वो बता रहा होता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। फिर से सुनो, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है एकदम से गिरना कि हाँ आज आंधी तूफान आएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, सभी बच्चे जानते हैं। ट्विंकल ऑफ स्टार्स क्या है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद रखना है, लाइट का रिफ्रैक्शन जो है वो किसका, जो तारों का टिमटिमाने का आंशिक कारण है वो क्या है, वातावरणीय अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, याद रखना है। जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं फिजिक्स में, पेंसिल है, पेंसिल को पानी में डाल दिया, सिक्के को डाल दिया, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ, वो रीजन क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन ही रीजन होता है। ठीक है, आ जाओ। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, याद, ये एक इंपॉर्टेंट है। इन थर्मामीटर अल्कोहल इज यूज -4 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान वाले में मापा जाता है। क्या, अल्कोहल के बारे में। ठीक है, किस तापमापी में मापा जाता है, तो याद रखोगे, इन टेम्परेचर गोज बिलो -40 डिग्री सेल्सियस। ये वाली बात आपको याद रखनी है। आगे पानी का भी आएगा, दोनों, एक तो ये अल्कोहल वाली बात और एक आगे पानी की आएगी, वो भी बताऊंगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था रेनबो है ना, और मृग तृष्णा है, जो शाम के टाइम में कलर का चेंज हो जाना, ये सारी चीजें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही कारण है। ऐसे ही इंद्रधनुष का निर्माण, जिसमें 7 कलर्स हो जाते हैं। विबग्योर मैंने आपको बताया था, ये 7 कलर्स इंद्रधनुष के, याद है, जिसकी वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा रेड की है और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वोयलेट की है। ये वाली बातें भी आपको याद होंगी ना, तो इस तरीके से याद रखनी है। आजो, इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और एक ही ऑप्शन में है, ध्यान से सुनना इस बात को, एक ही ऑप्शन में है तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना है। लेकिन इसके साथ साथ आ जाए अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये भी होती है। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। एक आ गई तो एक तो करनी ही है, तीनों चीजें देखे लिख दिया तो तीनों को आपको टिक करना है। इंद्रधनुष में जो ये डिफरेंट कलर होते हैं ना, ये निर्माण जो होता है डिफरेंट कलर का, कि हमें इंद्रधनुष रेनबो वाली जो चीज दिखती है, तो उसका तीनों रीजन है। क्या क्या, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो तीनों चीजें याद रखोगे इंद्रधनुष के लिए, क्या क्या बताई हैं,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रखना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट याद रखना है और रिफ्रैक्शन याद रखना है। किसके लिए? रेनबो के लिए, जिसमें ये कलर्स, वर्ण विक्षेपण, जो ये कलर्स डिवाइड, आपको बहुत रंगीन सा सिस्टम दिखता है ना, रंगीन सा सब कुछ दिख रहा है, 7 कलर्स जिसमें डिवाइड हो रहे होते हैं, और विबग्योर, और इनकी वेवलेंथ भी पेपर में पूछी जाती है, ये भी आप याद रखोगे भाई, ठीक है। आज वो प्रोपाउंडेड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत न्यूटन ने ही दिया था, इसके बारे में भी याद रखना है। किसके बारे में? वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। वेव थ्योरी, जिगजैग मोशन, ये इस तरीके से होता है, ये किसने? न्यूटन ने दिया था, ये याद रखना है भाई, ठीक है। जो फोर्स की जो डाइन यूनिट है वो सीजीएस है, और एमकेएस में क्या है? न्यूटन है, दोनों याद रखनी है। तो डाइन किसकी यूनिट है भाई? फोर्स की है, लेकिन सीजीएस है। एमकेएस में क्या आ जाएगी? वो हो जाएगी न्यूटन, ठीक है। 1 फोर्स इज इक्वल टू कितने डाइन के बराबर होता है? बता देना। आजो, वायुयान की चाल एवं धमनी की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? किसके बारे में पूछ रहा है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट और स्पीड ऑफ साउंड। जो ये वायुयान चल रहे होते हैं ना, कितनी स्पीड से चल रहे होते हैं, क्या इनकी रेशियो है, ये सब चीजें मापी जाती है मैक में। किसमें? मैक में। ये मैक आपको याद रखना है, तो ध्यान से सुनो। वायुयान की चाल है एवं धमनी की चाल है, मतलब एक कुल मिला के सीधी सी बात है, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये वायुयान जो चलते हैं, इनको मेजर करने के लिए किस में मेजर कर रहे हो? कितनी स्पीड से चल रहा है, कितना शोर हो रहा है, सारी चीजें सीधी सी बात है मैक में मेजर की जाती है। किसमें? मैक, MAC, ठीक है भाई, यही बात लिखी है मैक नंबर में। आजो, वायुयान की चाल एवं धमनी की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक नंबर कहते हैं। और मेजर किस में की जाती है? इसकी चाल मैक में की जाती है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। आजो नेक्स्ट में, समुद्र की दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, और ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों चीजें, ठीक है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई, समुद्र की जो डिस्टेंस मापने के लिए मेजर की जाती है, किसमें? नॉटिकल माइल्स में। किसमें? नॉटिकल माइल्स में। ये वाली बात आपको याद रखनी है, तो यही लिखा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी। सी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे, क्या है? नॉटिकल माइल्स है, ये वाली बात आपको याद रखना है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सामान्य यंत्र की सहायता से अल्ट्रा जो सोनिक वेव्स होती हैं वो जनरेट होती हैं? फिर से देखो, विद द हेल्प ऑफ विच कॉमन डिवाइस अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी जनरेटेड। और ये किसकी वजह से होती है? ये सोनार, और सोनार की फुल फॉर्म याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग याद रखना है भाई, ठीक है, रख लोगे। तो किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्राशर तरंगे क्या की जाती हैं? उत्पन्न की जाती है? सोनार से, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और इंपॉर्टेंट, साबुन पे जो बुलबुले आते हैं वो किन किन के कारण रंगीन दिखाई देते हैं? इसका अंतर, इसका क्वेश्चन का आंसर अलग है, और इंद्रधनुष में जो कलर्स दिखते हैं उसका आंसर अलग है। ध्यान रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, और रिफ्रैक्शन, उसमें तीनों कारण थे। लेकिन जो साबुन के बुलबुले आपने देखे होंगे, कई बार वो रंगीन देखते हैं आपको देखने पे जब वो बुलबुले उठते हैं, उसका कारण होता है इंटरफेरेंस। क्या होता है? इंटरफेरेंस। कुल मिला के लाइट्स आप में इंटरफेयर कर रही होती हैं, उसकी वजह से वो रंगहीन दिखता है, कलरफुल दिखता है। साबुन के बुलबुले के लिए याद रखना है इंटरफेरेंस, इसमें बच्चे को फंसाते हैं, ध्यान से सुन लो। और इंद्रधनुष के लिए 3 कारण है, रिफ्रैक्शन वाला कारण है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। लेकिन साबुन के बुलबुले के लिए इंटरफेरेंस है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। आजो, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? चाबी भरी घड़ी में, अब किसी में देखो 2 तरीके से एनर्जीज होती हैं। एक होती है स्टैटिक, जिसे हम बोल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, जो शांत है, जो रुकी हुई है, स्टैटिज एनर्जी है लेकिन वो स्टैटिक है, रुकी हुई है। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कुल मिला के मूवमेंट को शो कर रही होती है। आपने किसी घड़ी में चाबी भर दी, तो चाबी भरते ही वो चलने लग जाएगी, तो उसमें कौन सी एनर्जी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको एनर्जी दोनों आपकी भाषा में बता दी, उम्मीद करूंगी समझ गए होंगे। तो वही बात लिखी है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्टोर क्यों हो रही है उसमें? पोटेंशियल, क्योंकि उसको चलाते ही चल पड़ेगी। अरे वैसे भी तो आप देखो ना, छोटे बच्चों की गाड़ियां नहीं आती
है ना, उसको जब स्टार्ट करने के लिए कई बार हम चाबी भर देते हैं, आप जब चाबी उसको छोड़ देते हो वो चल पड़ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। और कोई चीज स्टैटिक है, जो एनर्जी जो चल नहीं रही है, स्टेबल है, उसमें हो जाएगी स्टैटिक एनर्जी। दोनों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस इसी छोटी बात को समझ गए होगे ना तो सारे कितने ही क्वेश्चन पूछ ले स्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल से आप कराओगे। एनर्जी है लेकिन वो स्टैटिक है तो स्टैटिक एनर्जी है, मूवमेंट में है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी भर गई है। आ जाओ, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय नेविगेशन के लिए, याद रखना है, नौ संचालकों के लिए। किसके लिए? नेविगेटर के लिए, नौ संचालकों के लिए मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी किया था, समुद्र में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नॉटिकल माइल्स में, वो वाली बात भी आपको याद रखनी है। इंद्रधनुष का बनना, साबुन के बुलबुले उठना, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। तो ये थी, और पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, ये वाली बातें भी आपको याद रखनी है। ये थी मेरे प्यारे बच्चों अपनी क्लास। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो सारे बच्चे लाइक कर देना, और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं भाई सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्लास पसंद आएगी तो लाइक करोगे सारे बच्चे? करते नहीं हो, मैं भूल जाती हूँ तुम्हें कहना, तुम भी लाइक करना भूल जाते हो। क्यों? क्लास पसंद नहीं आ रही? क्लास पसंद नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं, सुबह वाली शाम शाम वाली कर लेंगे भाई। ऐसा ना किया करो। और सभी बच्चों को बता देती हूँ भाई, जो भी बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन है रोजगार विद पूनम से, रोजगार विद पूनम से मेरे प्यारे बच्चों अपनी एप्लीकेशन है। और अपनी एप्लीकेशन पे जो भी बच्चे ऑनलाइन बुक परचेज करना चाहते हैं हिंदी की, भाई अपनी हिंदी की बुक आ गई है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है अपनी हिंदी की बुक। जो बच्चे लेना चाहते हैं हिंदी की बुक में सारी थ्योरी है, और विद उसके साथ इतिहास जो है ना, हिंदी का जो इतिहास और व्याकरण जो है वो सारी करवा रखी है, सारी है बुक में। और सबसे बड़ी बात, बुक में थ्योरी के साथ साथ पीछे 500 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, और ये वो 500 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जो विभिन्न टाइप के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और अपनी ही एप्लीकेशन पे हिंदी का कंप्लीट बैच है। आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो भाई अपनी एप्लीकेशन पे कंप्लीट हिंदी का भी बैच है। और सबसे बड़ी बात, अपनी एप्लीकेशन पे बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हजारों बच्चे। आप भी सिलेक्शन वाली लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हो तो डेली प्रैक्टिस करते रहना। उसके लिए हम 20 का एक सेट मॉक टेस्ट का पूरा कर चुके हैं। ये नेक्स्ट सेट चल रहा है अपना मॉक टेस्ट का, नेक्स्ट सेट है ये, ठीक है। और ये भी शायद 15 हो गए हैं, 5 और रह गए, एक सेट और पूरा हो जाएगा। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके 40 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, पेपर में उन्हें क्यों अड़चन आएगी? यही तो तरीका है सिलेक्शन का, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो सभी बच्चों को बता दिया है रोजगार विद पूनम से अपनी एप्लीकेशन। और दूसरी बात भाई, जितने भी स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं ना, चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है भाई। ये सब चीजें अगर आप एंड्रॉइड नॉर्मल फोन ले रखा है तो उसका लिंक दे रखा है, लेकिन कोई लैपटॉप में चलाना चाहता है या फिर आईफोन में, तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों उसका भी नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर है ही। और 26 जुलाई, 26 नहीं है, 25 है ना, 25 जुलाई से अपना हरियाणा जीके का बैच आ रहा है और एक साइंस का बैच आ रहा है। पेपर को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आगे अक्टूबर में पेपर हो जाएगा तो ऐसे बात बनने वाली है नहीं, तो उसके लिए लगा कि हम कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए एक तो हरियाणा जीके कंप्लीट कर लेते हैं, विद करंट अफेयर्स करेंगे। और साइंस के तीनों पोर्शन, क्योंकि 15 नंबर की साइंस आएगी, 25 नंबर की हरियाणा जीके, तो सोचा क्यों ना पेपर तक इनको फटाफट पूरा कर लें और याद भी कर लें ताकि पेपर में हम सिलेक्शन लें। तो उसके लिए अपनी जो एप्लीकेशन पे बैच आ रहा है वो 25 से आ रहा है, सभी बच्चों को बता देती हूँ। और 2 दिन उन पे ऑफर रहेगा, ठीक है। दोनों बैचेज, हिंदी का भी, उसका साइंस का भी 249 में रहेगा और हरियाणा जीके का भी 249 में रहेगा, लेकिन 2 दिन ऑफर रहेगा, दोनों 199 के होंगे, केवल 2 दिन के लिए, मतलब सैटरडे और संडे 25 और 26 जुलाई को, ठीक है। चलो, धन्यवाद सभी को।